हमारा अलमिया कुछ यूं है कि या तो हम पानी को तरस रहे होते हैं या तो फिर एकदम इतना पानी आता है, इतनी बरसात होती है कि सैलाब आ जाते हैं और ये तबाही का बायस बन जाते हैं। जब ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी जी, ये हमें पता है, लेकिन साल के जो बाकी जो 11 माह होते हैं उसमें हम बूंद बूंद के पीछे के तरह से होते हैं ना। अब हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे कान पक्के हैं ये सुन सुन के पाकिस्तान का शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा वाटर स्कैर्स और वाटर स्ट्रेस्ड ममालिक में है। हम इनफैक्ट 15th नंबर पर हैं ऑफ द मोस्ट स्ट्रेस्ड वाटर नेशंस इन द वर्ल्ड। तो होना तो ऐसे चाहिए कि जब इस तरह का सैलाब आए या जब इस तरह की तूफ़ानी बारिश आए तो हमारे पास किसी किस्म की कैपेसिटी हो कि हम उस पानी को स्टोर कर सकें और फिर पूरे साल या कई सालों तक उसका इस्तेमाल करें जब बरसात ना हो रही हो या जब वाटर स्कैर्सिटी शुरू हो। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, शायद आप हैरान ना हो इस बात से कि पाकिस्तान के पास सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि हम कुल 30 दिनों का पानी पूरे मुल्क के इस्तेमाल के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब शायद ये लग रहा हो कि ये ठीक है, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी बेंचमार्क है टू अवॉइड वाटर सिक्योरिटी के लिए वो है कि आपके पास 120 दिन का पानी रिजर्व में होना चाहिए अराउंड द ईयर। तो अगेन कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, मैं भी अक्सर ये सोच रहा होता हूँ कि क्या तरीका है या तरीके हैं जिससे हम इन फ्लड वाटर्स को या रेन वाटर्स को सिक्योर कर सकें अपने मुस्तकबिल के लिए। तो जाहिर है कि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, तो इसलिए आज हमने दावत दी है अली तौकीर शेख, क्लाइमेट एक्सपर्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। शेख साहब, आपसे यही सवाल है जो अभी मैंने पूछा है कि अगर हम कोशिश करें इस पानी को स्टोर करने की तो हमें किस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये पॉलिटिकली कॉन्टेस्टेड स्पेस का क्वेश्चन है पाकिस्तान में, और डिबेट बड़ी एक हिसाब से रिटार्डेड सी है। यस या नो की सूरत में कुछ कहते हैं डैम होने चाहिए, बाज़ कहते हैं कि जी नहीं होने चाहिए। अब आपकी बात भी सही है कि जी जो बहुत बड़ा फंक्शन है डैम्स का वो ये है कि दो बारिशों के दरमियान स्केर्सिटी के पीरियड में आपके पास इतना रिजर्व होना चाहिए कि अपनी ज़रूरियात के लिए आपके पास पानी हो। तो जो इंटर सीजनल जो कंटिन्यूटी है उसके लिए डैम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जाती है। अच्छा, डैम जो है वो बेसिकली स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं होता, ये एक पूरे सिस्टम का रिफ्लेक्टिव होता है। तो उसमें आपके पास ग्राउंड वाटर भी है, उसमें वाटरशेड मैनेज भी है, आपने प्लांटेशन भी आपने उसमें करनी है, आपने उसमें सैलिनिटी ऑफ वाटर लॉगिंग के मसाइल को भी हल करना है, आपने क्रॉपिंग पैटर्न भी ऐसा रखना है कि अवेलेबल पानी और सीजन्स के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हो। तो हमारे यहाँ इस डिबेट को ज़रा फ्रेगमेंटाइज करके देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपके साथ अर्ज करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हाइपोथेटिकली डैम्स के 5 की फंक्शन हैं, तो देखते हैं मोटे मोटे कौन से हैं जो हमारे पास। एक जो सबसे पहले मैंने कहा कि वो जो सीजनल वेरिएबिलिटी के चैलेंज को पूरा करने के लिए है। तो जो इस वक्त हमारा डैम सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा है उसके लिए $14 बिलियन चाहिए और तकरीबन 10 साल चाहिए उसकी कंप्लीशन के लिए करंट कॉस्ट। तो सर आप भाषा डैम की बात कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वो 8-10 साल मुकम्मल नहीं होता तो इस पीरियड में हम कैसे गुजारा करते हैं? दैट मीन्स व्हाट्स द क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वी हैव। तो पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा जो डैम का एक अल्टरनेटिव है फंक्शनल लेवल के ऊपर, पर से स्ट्रक्चरली नहीं, वो है ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग। ये जो आर्गुमेंट है कि बारिश का इतना पानी ज़ाया हो जाता है और बहर अरब में चले जाता है, इसमें 2 नकाइस हैं। एक तो जो मुख्तलिफ शहरों में सियालकोट में 600 मिलीमीटर बारिश हुई, चकवाल में हुई, बुनेर में हुई। अब हर जगह हर गली मोहल्ले में आप डैम नहीं बना सकते, मगर हर गली मोहल्ले में आप ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग जरूर कर सकती हैं। आपके घर में भी हो सकता है, मेरे शहर में भी हो सकता है, आप दूसरों के शहर में भी हो सकता है। फिर एक्सपर्ट्स ने आइडेंटिफाई किए हैं 14 एरियाज किए हैं इंडस के साथ जो थोड़े से डिप्रेशन में है। अब फ्लड वाटर को या रेन वाटर को उस तरफ डाइवर्ट करके उसको रिचार्जिंग करके एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ और रिसर्च भी अभी रिसेंटली सामने आनी शुरू हुई है जिसमें यह है कि हमारे दरियाओं के नीचे भी पानी के दरमियान
दरिया बह रहे हैं जिसमें 500 मिलियन एकड़ फीट वाटर है हमारे पास। तो ज़ाहिर है उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मगर जो इम्पोर्टेंट लेसन इसमें से निकलता है कि ग्राउंड वाटर इज द बेस्ट इंश्योरेंस दैट वी हैव इन टर्म्स ऑफ वाटर। ओके, ठीक है अली साहब, अब आपने बता तो दिया कि ग्राउंड वाटर इज द बेस्ट इंश्योरेंस। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की कैसे जाए, ये भी एक सवाल बनता है, इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल, और एक वक्फा लेते हैं फिर इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक जी, हम बात कर रहे हैं अली तौकीर शेख साहब के साथ। अच्छा अली, आपने अभी जिक्र किया था ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का, और बिलखसूस आपने शहरी इलाकों का भी जिक्र किया था। अब मेरी जो मोटी अक्ल है वो समझ रही है कि ग्राउंड वाटर तो ऑटोमेटिकली रिचार्ज नहीं हो जाएगा, पानी ज़ाहिर जमीन में जज्ब ही होगा, या कोई इसकी स्पेशल साइंस है जो हमें अपनाने की जरूरत है? जी, इसकी साइंस जरूर है, मगर ना इसकी टेक्नोलॉजी मुश्किल है ना इसकी साइंस मुश्किल है। जो इसके प्रोसेसेस हैं वो बड़े लो कॉस्ट हैं और क्विक हैं, वो हो सकते हैं। उसकी डिटेल में इस वक्त जाने की जरूरत नहीं, मगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ सिटीजन एंड स्टेट एंड सिटीज एवरीबॉडी कैन मूव इन। तो ये तो हमने देख लिया कि पंजाब और सिंध के फ्लड प्लेन्स में बहुत ज्यादा डैम्स बनाने की गुंजाइश नहीं होगी, मगर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की होगी जो एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ माउंटेनियस एरियाज की, जी, जहां पे डैम्स की पॉसिबिलिटी है, और हमारे काफी सारे डैम्स वहां पे बन भी रहे हैं, और जिनके बारे में 2-3 नए इश्यूज आने शुरू हुए हैं। हमारा डेटा ये साइंस का ये शो करता है कि पिछले 30-35 साल में पाकिस्तान में रेन की कमी हो रही है, एक्सेप्ट फॉर दीज मॉनसून के दरमियान एक्सट्रीम वेदर इवेंट के दरमियान होते हैं। तो ओवरऑल एवरेज हमारी कम हो रही है। मगर चूंकि हमने वाटरशेड मैनेजमेंट नहीं की, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा की है, और हीट वेव्स आ रही हैं अपर इंडस बेसिन में, तो लगता यह है कि हमारी सेडिमेंटेशन का रेट जो है वो मंगला और तरबेला डैम से भी ज्यादा हो सकता है, जो इस वक्त वहां पे 40-43% जो है ना सेडिमेंटेशन की वजह से ऑपरेशनल नहीं है। तो एक रिस्क जो हमारे डैम्स को आ रहा है कि उसकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होती जाएगी या हो रही है, और पानी की कमी जो है फ्राहमी कम होती जाएगी। तो ये एक जो अनसर्टेनिटी आनी शुरू हुई है वो मॉनसून के पैटर्न के चेंज होने की वजह से भी आ रही है, जहां पे इस मुल्क में एट अ गिवन टाइम ड्रॉट्स भी हैं और फ्लडिंग भी है। तो ये एक फैक्टर है जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर बन गया है हमारे डैम्स के लिए, मच मोर देन दे वर इन 60s एंड 70s। एक जो हमारे पास आर्गुमेंट है वो है कि जी ये क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ उसको सपोर्ट करते हैं कि हाइड्रो एनर्जी इज बेटर देन फॉसिल फ्यूल्स। मगर इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सोलर की और विंड की पर यूनिट कॉस्ट है वो इतनी गिर गई है कि जो हम फॉर एग्जांपल 4800 मेगावाट हम जो ग्रामीण भाषा में बनाना चाह रहे हैं, या मोहम्मद में 800 मेगावाट बनाना चाह रहे हैं, या दासू में 4300 बनाना चाह रहे हैं, उससे बहुत सस्ता हमें अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स मिलता है। तो देखने की जरूरत यह है कि ये हमारे जो डैम्स हैं उनके डिजाइन में हाइड्रो का एलिमेंट होना जरूरी है, और सिर्फ रिजर्वायर हो सकते हैं कि दोनों को अगर कंबाइन करें। और जब डैम हमारे खाली होते हैं तो बिजली का जो डेफिसिट होता है उसको पिछले 1-2 डेकेड्स में हमने देख लिया कि गर्मियों के दिनों में एग्जैक्टली जब बिजली की जरूरत होती है लोगों को, गर्म मुल्क है, तो उससे पानी नहीं हो रहा। अच्छा, बात को खत्म करते हुए आखिरी पॉइंट में जो देना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारे मुल्क में जो रिजर्वायर्स हैं उनको हम देखते हैं विदाउट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि उस पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। उसको हम आमतौर पे एक सब्सिडी के तौर पे देखते हैं कि इतना मुफ्त पानी रिच फार्मर्स को मिल जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स वी आर एडिंग सब्सिडी टू द रिच फार्मर्स हु आर ऑलरेडी गेटिंग सब्सिडीज। तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में वाटर की पानी की कमी है कि पाकिस्तान में वाटर जस्टिस की कमी है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें लगता यह है कि वाटर जो डैम्स की डिबेट है पाकिस्तान में बहुत सिंप्लीफाई करके देखी जा रही है, इसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली तौकीर शेख साहब जी, थैंक यू सर, थैंक यू। वाटर जस्टिस